Hello everyone, I am अनुराधा प्रियदर्शनी एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ अप्रैल 2021 का प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 का प्रतियोगिता दर्पण विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग के साथ अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए अप्रैल का मेमोरेबल पॉइंट्स और स्पोर्ट्स का सेक्शन अपलोड कर दिया है। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021 हैज़ बिन हेल्ड एट। इस साल का जो ये एरो इंडिया था वो यलाहंका एयरफोर्स बेस है बेंगलुरु कर्नाटका में, वहाँ पे 3 से 5 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मैं आपको एरो इंडिया जो है इसके बारे में अगर कुछ बताऊँ, तो ये एक तरीके का बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक तरीके का बाइनियल इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शोज है। इट इज़ ए प्रीमियर इवेंट दैट ड्रॉ इंटरनेशनल एंड इंडियन मिलिट्री and civil aircraft makers, their support industries, military brass and government dignitaries and business visitors। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस साल का जो ये एरो इंडिया था, इसको राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडियन एयरफोर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मैं आपको इसका थीम बताऊँ इस साल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनकेव इंडिगनेज एंड कोलैबोरेट, ये इसका थीम था। इट वॉज द वर्ल्ड first ever hybrid aero and defense exhibition, shows that both physical and virtual events. It was also Asia's largest defense and aerospace exhibition। अगर मैं आपको इस एग्जीबिशन के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे 601 एग्जिबिटर्स थे, जिसमें से 523 एग्जिबिटर्स जो थे वो इंडियन थे और 78 जो थे वो फॉरेन्स थे। एंड 48 कंट्रीज ने यहाँ पे इस एरो इंडिया 2021 में पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊं, तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था एरो इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे राजनाथ सिंह जी के द्वारा और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पे, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ ने जिन्होंने यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था। अगर आप इसमें मेजर टारगेट्स देखेंगे, तो इंडिया की तरफ से मेजर टारगेट सेट किया गया था कि जो आत्मनिर्भर भारत है हमारा, उसको लेकर के टारगेट सेट किए गए थे। जिसमें से अगर मैं आपको मेजर वंस बताऊं, तो वो है टू ब्रिंग डाउन डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट बिल बाय $2 billion by 2022, to achieve $25 billion in defense production and $5 billion export by 2025। Aero component sector expected to grow to 60,000 crore by 2024। और एक और बिगेस्ट टारगेट था इंडिया टू स्पेंड $130 billion on defense modernization by boosting indigenous। इन ये चीज़ें थे, ये जो कुछ मेजर पॉइंट्स थे, ये इनका बेसिक फोकस था इस बार के इस एरो इंडिया 2021 का। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम, कनकीव इन डेगनीज कोलैबोरेट, ये इसका थीम था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल प्रोजेक्ट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट। ये जो प्रोजेक्ट है वो पुग्गा, लद्दाख में एक प्लेस है, वहाँ पे इसको सेट किया गया इस जियोथर्मल प्रोजेक्ट को। प्लान टू कमीशनड बाय इन द एंड ऑफ 2022। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए यहाँ पे एक MOU साइन हुआ था, ONGC LAHDC, जिसको हम ले एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ UT लद्दाख जो है, इन्होंने मिलकर के एक MOU साइन किया था इस जियोथर्मल प्रोजेक्ट को लेकर के। अगर मैं आपको LAHDC का यहाँ पे फुल फॉर्म बताऊँ, तो वो रहेगा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, अगर मैं आपको जियोथर्मल एनर्जी बताऊँ तो ये क्या होता है। देखिए, ये एक तरीके का एनर्जी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ।
देखिए, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी होता है। लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी होता है, वैसे ही एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी होता है जो कि अर्थ के इंटीरियर से ये जो इससे हीट जो है वो इमर्ज करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये अवेलेबल होता है 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज अ ईयर। इट ऑल्सो इमिट 80% लेस ग्रीन हाउस गैसेज कंपेयर टू कोल एंड ऑयल। अगर मैं आपको ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, एक टीम आई थी रिसर्चर्स की 2018 में, पुग्गा विलेज जो वहाँ पे आई थी। तो उन्होंने इस चीज़ को इस रिसर्च में बताया था कि ये जो पुग्गा विलेज है ये हाई पोटेंशियल रखता है फॉर जियोथर्मल एनर्जी। पुग्गा शोज जियोथर्मल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ हीट स्प्रिंग, मड पूल्स, सल्फर एंड बॉक्स डिपॉजिट से ये यहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटीज को शो करता है। द प्रोजेक्ट विल हेल्प लद्दाख फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो एंड टू रिटेन द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। अगर मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊं, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी जो है इस प्रोजेक्ट से वो यूज़ किया जाएगा यहाँ के जो नियर बाई विलेज एरियाज़ या फिर नियर बाय जो विलेज के लोग रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये जो एनर्जी होगा जियोथर्मल एनर्जी इसको यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ हॉट वाटर्स जो हो जाएंगे फ्रॉम द स्प्रिंग विल बी यूज्ड फॉर स्पेस हीटिंग। इसके साथ ही यहाँ पे हॉट स्विमिंग पूल्स भी बनाए जाएंगे ताकि जो टूरिस्ट है उसको भी अट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल पोटेंशियल विल बी यूजफुल ड्यूरिंग विंटर मंथ। लद्दाख हाइड्रो पावर स्टेशन आर शट और वर्क एट लो एफिशिएंसीज ड्यू टू द लो फ्लो ऑफ रेट्स। उस टाइम पे जब ठंड का टाइम होता है ना, वहाँ पे ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट से जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 तक इसको प्लान्ड है कि कमीशन किया जाए, तैयार किया जाए। तो इसको डिफरेंट फेजेस में तैयार किया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट फेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ की जो कैपेसिटी है, जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी विल बी जनरेटेड एंड 100% फ्री पावर विल बी सप्लाइड टू द जनरल पब्लिक। सेकेंड फेज जो होगा उसमें क्या किया जाएगा, सेकेंड फेज विल इन्वॉल्व deeper and lateral exploitation of geothermal reservoir by drilling required number of wells and establishing a high capacity depot plant in Ladakh। वहीं थर्ड फेज जो हो जाएगा, यहाँ पे जो कैपेसिटी होगा उसको मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा। यहाँ से जो एनर्जी जनरेट किया जाएगा उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि कैपेसिटी ऑफ द जियोथर्मल प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनहेंस्ड टू 200 मेगावाट्स इन फ्यूचर। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ जो है ना उनको जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए चूज़ किया गया है जिनकी कैपेसिटी है जियोथर्मल एनर्जी जो है उसको जनरेट करने की। अगर मैं आपको कुछ मेजर रीजंस बताऊं तो उसमें एक पुग्गा सबसे पहले आ जाएगा, लद्दाख का जो ये पुग्गा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो तातापानी एक जगह है छत्तीसगढ़ में, उसको भी यूज़ किया जाएगा। गोदावाली को यूज़ किया जाएगा। मणिकरण एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, उसको यूज़ किया जाएगा। बरखेसवाड वेस्ट बंगाल में एक जगह है, उसको यूज़ किया जाएगा। टुवा गुजरात में है, उसको यूज़ किया जाएगा। उन्नाई महाराष्ट्र में है, इसको भी जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए इस एरिया को भी यूज़ किया जाएगा। जयगांव महाराष्ट्र में उसको भी यूज़ किया जाएगा। और लास्ट में बिहार का जो राजगीर और मुंगेर है, यहाँ पे भी ये भी जो दो जगह हैं वो शो करता है जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कैपेसिटीज़ को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने का 10 गीगावाट्स का। तो इंडिया इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एरियाज जो है जियोथर्मल प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनको चूज़ कर रही है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर लालंडार डैम लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इन फरवरी 2021। देखिए, ये जो डैम है लालंडार डैम, इसको अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में काबुल रिवर बेसिन पे इसको बिल्ड किया जाएगा। ये इंडिया जो है अफगानिस्तान में इस डैम को बनाएगा। एक MOU साइन हुआ था जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स मोहम्मद हनीफ के बीच में एक डील साइन हुआ था कि अफगानिस्तान में इंडिया जो है ये डैम को बिल्ड करेगा और इसका बेनिफिट जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा उठाया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पार्शली फाउंडेड बाय इंडिया एंड इज ए पार्ट ऑफ इंडो अफगानिस्तान न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इससे पहले भी वहाँ पे एक डैम था सालमा डैम, उसको इंडिया के द्वारा वहाँ पे बिल्ड किया गया था। 2016 में इसको इनोग्रेट किया गया था। अगर मैं आपको अभी जो प्रेजेंट हम जिस डैम के बारे में बात करें, लालंडार डैम, अगर मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊँ, वहाँ के
लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो वहाँ पे जो रेनी सीजन्स में, तो मतलब 2018 के बाद से वहाँ पे क्या हो रहा है कि 60% रेन ड्रॉप्स हो रहा है, वहाँ पे स्नोफॉल्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो वहाँ के लोगों को क्या हो रहा है कि पानी की स्कार्सिटी हो रही है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का उनको नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के आने से वहाँ पे 146 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको नियरली 4000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, रिहेबिलिटेशन द एग्जिस्टिंग इरीगेशन एंड ड्रेनेज नेटवर्क के लिए, इन फ्लड प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इस डैम को यूज़ किया जाएगा। वहाँ के लोगों से इसको पानी मिलेगी, वहाँ पे इससे इरीगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा, एग्रीकल्चर के इरीगेशन में भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस डैम के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर मैं आपको कुछ इश्यूज़ बताऊँ इस डैम से रिलेटेड, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली क्लेम किया था कि इसके आने से, इस डैम के वहाँ पे बन जाने से, जब इंडिया इस डैम को बना देगा उसके बाद क्या होगा कि अब पाकिस्तान में 16 to 17% जो डैम की वजह से क्या हो जाएगा, पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। बट बाद में जाकर के अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी इश्यूज नहीं होने वाला है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज साइंड ए MOU विथ इंडिया फॉर इनहेंसिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज। तो ये MOU जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के साइन किया है। अभी रिसेंटली 17 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और इसरो जो है, इन दोनों ने इस MOU को साइन किया था। अगर मैं आपको कुछ की फीचर्स बताऊं इस MOU साइन करने के, तो वो ये है: इंक्रीज द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज अंडर विच द ऑस्ट्रेलियन एंड द इंडियन एजेंसीज कैन कोऑर्डिनेट देयर वर्क, will boost collaboration between the two countries in the field of civil space research, technology and capability development, educational activities and the use of outer space for peaceful purposes. New agreement cover an amendment to the Civil Space Corporation MOU signed by both countries in 2012. एक MOU इसके लिए साइन किया गया था, has been developed as part of comprehensive strategic partnership between Australia and India, which was announced by Prime Minister of both countries in June 2020. It may also be stated that Australian Space Agency and ISRO are working together to set up temporary ground station tracking facilities in Australia for ISRO's गगनयान मिशन। अगर मैं गगनयान मिशन के बारे में बताऊं तो इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है स्पेस का। बाय 2022 ISRO's गगनयान मिशन will make it just the fourth nation to send a crew into the space. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच कंट्री इज सेंट्रल बैंक repaid USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप टू RBI। तो ये जो है वो श्रीलंका ने भी रिसेंटली ये जो 400 मिलियंस का जो स्वैप हुआ था वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ था। देखिए, ये जो करेंसी स्वैप हुआ था RBI और श्रीलंका के बीच में, ये जुलाई 2020 में जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है उसके तहत ये जो RBI और श्रीलंका के बीच में जो करेंसी स्वैप हुआ है वो उसी के तहत हुआ है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये फैसिलिटीज़ जो है वो हालांकि 15 नवंबर 2012 को ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो जून 2020 में इस चीज़ पे साइन हुआ था। सारी जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पर ऊपर साइन किया था कि वो शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायर्ड और फॉर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट अंटिल लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट आर मेड। जब तक नहीं होता है तब तक ये जो कंट्रीज है वो आपस में करेंसी स्वैप कर सकती हैं। जितनी भी सारे कंट्रीज हैं उनके बीच में हो सकता है। इसी के तहत अभी रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका ने 400 मिलियन करेंसी स्वैप जो है एक दूसरे के साथ किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हेन वाज द 2021 इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन कंडक्टेड। ये जो हैकथॉन है वो 11 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है: विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन 2021। ये जो हैकथॉन है वो नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया था। अंडर दिस 80 selected applicants consisting of student and startup of both the nation will work together on innovative ways of boosting circular economy in a priority theme। अगर आप देखेंगे IAC जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है, इसको सपोर्ट किया जाता है बाय ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, साइंस, एनर्जी एंड रिसोर्सेज
और यहाँ पे जो अटल इनक्यूबेशन सेंटर नेटवर्क है एंड वेरियस डोमेन एक्सपर्ट, ये दोनों मिल करके इस जो IACE हैकथॉन है इसको सपोर्ट किया जाता है। देखिए अगर मैं आपको इसका बेसिक एम बताऊँ, ये इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे बेसिक एम है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ यंग एंड प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप MSMEs वर्किंग टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बारे का इसका थीम देखेंगे तो इसके 4 थीम थे। पहला थीम था इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। दूसरा थीम था आपको इसका इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन, अवॉइडिंग वेस्ट। तीसरा था क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन एंड फोर्थ था रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट। देखिए इस हैकथॉन के तहत क्या होता है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे MSME सेक्टर्स, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये जो डिफरेंट थीम्स है इनके ऊपर उनको काम करना सिखाया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो सिखाया जाता है। इसके लिए ICE जो था, इसका ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है, इन्होंने एक प्राइज़ अमाउंट भी रखा था। 56 लाख रुपीज़ का टोटल प्राइज़ अमाउंट था, जिसमें से विनर्स जो थे, जैसे अगर कोई स्टूडेंट विन करता है तो उसको प्राइज़ अमाउंट 2 लाख का दिया जाएगा। वहीं अगर कोई स्टार्टअप या MSME सेक्टर अगर विनर बनता है तो उनको 5 लाख का यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस भी थे। आपका अगर मैं आपको कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशन बताऊं तो देखिए, दोनों टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की तरफ से 2-2 मेंबर मिनिमम रह सकते हैं और मैक्सिमम 5 मेंबर्स रह सकते हैं। कंपलसरी फ्रॉम द सेम एंटिटी इंस्टीट्यूट एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो हैकथॉन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द लाइन ऑफ वर्चुअल बायलैटरल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी रिसेंटली 4 जून 2020 को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी के थीम पे ये हैकथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री और कंट्रीज वर्चुअली पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन द 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। तो अभी रिसेंटली इंडिया और कतर के बीच में ये जो 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ये मीटिंग अभी रिसेंटली वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ GRSE लिमिटेड, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है, फॉर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स कॉल्ड जोरास्टर। तो रिसेंटली सेशल्स जो कंट्री है उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया था। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो देखिए, आपको पता है कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जो कि बेसिकली आपको पेट्रोल वेसल्स वगैरह बनाती है। तो अभी रिसेंटली सेशल्स ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स कॉल्ड जोरास्टर। अगर मैं आपको जोरास्टर के बारे में बताऊं तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इट कैन ट्रेवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 34 नॉट्स एंड हैज़ एन इंड्योरेंस ऑफ मोर देन 1500 nautical miles. The 50-meter long vessel is equipped with a water jet propulsion system and fully air-conditioned modular accommodation for 35 persons. It is capable of understanding maritime mission including timely intervention. और एक और चीज़ बता देती हूँ, इस जब यहाँ पे इस GRSE की बात चली है तो अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना INS टारूमुजी पेट्रोल वेसल जो था वो सेशल्स को रिसेंटली डोनेट किया था। इट वॉज नेम्ड SCGPS तोपाज एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय सेशल्स कोस्ट गार्ड, यूज़ किया जाता है अभी रिसेंटली। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 12 पोम्पिली signed a letter of intent between SECI and AFD for development of a 150 megawatt floating solar plant. शी इज़ द मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ, ये जो मिनिस्टर है वो फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है। अगर मैं आपको बारी पोम्पिली के बारे में बताऊँ तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इन्होंने इंडिया विजिट किया था। 5 डेज़ का इनका विजिट था। जब ये विजिट के लिए आई थी तो बहुत सारी की इनिशिएटिव यहाँ पे साइन किए गए थे, बहुत सारी बातों पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे इंडो फ्रांस का जो रिलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश की गई थी। अगर मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता दूँ, देखिए अगर आप देखेंगे इनके जब विजिट हुई थी तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज़, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये कुछ बेसिक टॉपिक थे जहाँ पे इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए साइन वगैरह हुआ था। अगर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ, इनके कुछ हाइलाइट्स बताऊँ इनके विजिट का, तो वो था इंडिया फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2021। यहाँ पर डिस्कशन हुआ था ऑन स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल सोलर एलियंस लॉन्च्ड बाय बोथ कंट्रीज इन 2015। यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए एक साइनिंग भी हुआ था, लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन किया गया था। लास्ट चीज़ अगर इनके विजिट का बताओ तो एक क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट इन फ्रांस फाइनेंस मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड टू 50 मिलियन यूरोज फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो क्रेडिट था उसके लिए साइन हुआ था। इनके जब विजिट हुई थी तो इन्होंने इंडिया और फ्रांस की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको भी विजिट किया था, उनके जो हायर अथॉरिटीज़ थे उनसे भी बातचीत की थी। साथ ही साथ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, उन्होंने उसको भी विजिट किया था, क्योंकि ये जो असम का प्रोजेक्ट है ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फंडेड बाय AFD। और अगर बताऊं तो इन्होंने जो रिसर्च सेंटर्स हैं IIT गुवाहाटी में, वहाँ पे एक अभी रिसेंटली डेवलप किया गया था इंडिया का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, वहाँ पे डेवलप किया गया था, इसको भी इन्होंने विजिट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट था इनका विजिट इंडिया और फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली वर्चुअली पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन इट्स फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी रिसेंटली किंगडम ऑफ बहरीन जो है और इंडिया, इन दोनों के बीच में भी रिसेंटली ये फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप इंडिया की साइड से देखेंगे तो मिस्टर दिनेश दयानंद जगदले, ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, उन्होंने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था। बहुत सारे मेजर की पॉइंट्स है जिसमें यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री और कंट्रीज वर्चुअली पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन ए माइक्रो इकोनॉमिक डायलॉग दैट डिस्कस्ड ऑन साइनिंग द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो ये रिसेंटली यूरोपियन यूनियन जो था उसने इसके लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और इनके बीच में अभी रिसेंटली ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 5 फरवरी 2021 को, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप इंडिया की तरफ से देखेंगे तो पीयूष गोयल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। द डायलॉग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन एज एन आउटकम ऑफ द 15th इंडिया EU लीडर्स समिट हेल्ड इन जुलाई 2020 which aim to provide ministerial level guidance on bilateral trade and investment relations। कुछ मेजर हाईलाइट बता देती हूँ इस फर्स्ट हाई लेवल HLD का, जो फर्स्ट ये हाई लेवल डायलॉग हुआ था ऑन इंडिया और यूरोपियन यूनियंस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर के जो पहला ये HLD हेल्ड हुआ था। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस मीट विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसमें ऐसा कहा गया था कि ये जो मिनिस्टर्स की मीट होती है वो हर एक 3 महीने पे होना चाहिए था। दूसरा इसका मेजर फोकस था डिपेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन। इस रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा इवन आफ्टर कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो इस रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इस चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। चलिए अगर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, अगर मैं आपको यूरोपियन यूनियंस के बारे में बताऊँ तो इसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ है। अभी रिसेंटली 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम्स ने इससे एग्जिट किया था, इससे विड्रॉल किया था। और आज के टाइम में अगर आप इसके हेड देखेंगे तो डेविड मारिया सासोली ये इसके हेड हैं, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियंस का तो वो ब्रुसेल बेल्जियम में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें साथ में जान लेना, क्योंकि एग्जाम्स का ये फेवरेट होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 6th नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो विजय सांपला जी जो हैं अभी रिसेंटली इनको चार्ज दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, भी रिसेंटली 24 फरवरी 2021 को। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइड की बात थी। इन्होंने जब अपना स्टेटमेंट दिया था तो उसमें इन्होंने कहा था, अगर आप इससे पहले देखेंगे तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं 2014 से 2019 तक। ही इज़ काउंटेड अमॉन्ग द प्रोमिनेंट दलित फेस ऑफ बीजेपी इन पंजाब। इन्होंने कहा था कि इसके लिए ये जो पोस्ट इनको दिया गया है ये बहुत प्राउड का इनका लिए मैटर है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो दलित फैमिलीज़ होती हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड एन MOU विथ इंडिया फॉर म्यूचुअल वीज़ा एक्सटेंशन फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स। तो रिसेंटली इथोपियन जो है उसने ये रिसेंटली ये जो MOU है वो इंडिया के साथ साइन किया था। अगर मैं आपको बताऊं जो
इंडिया और इथोपिया के बीच में एक और एमओयू साइन हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओयू बिटवीन द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया और वोलो यूनिवर्सिटी, ये एक एमओयू भी इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में साइन किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नेम द डिप्टी पीएम ऑफ इथोपिया हु वाज रिसेंटली ऑन इंडिया विजिट। तो इसके डिप्टी पीएम है डेमेके मेकोनेन, ये इसके डिप्टी पीएम थे, अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किया था। जब इन्होंने इंडिया विजिट किया था 16 to 19 फरवरी 2021 के बीच में, तो यहाँ पे 2 एमओयू साइन हुए थे जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रीनेम फॉर रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल्स फंडेड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम। तो देखिए इसके तहत जितने भी समग्र शिक्षा स्कीम के तहत जितने भी जो रेसिडेंशियल स्कूल्स या हॉस्टल्स थे, उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल्स टू इंस्पायर देम टू अचीव हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन and create awareness about the facility of such residential schools and hostels। देखिए ये जो समग्र स्कीम के तहत जितने भी ये स्कूल्स वगैरह हैं वो उन एरियाज़ में प्रोवाइड किया गया है, उन एरियाज़ में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप बेसिकली देखेंगे ये रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल जो है वो हिली ट्रेन्स, स्मॉल एंड स्प्रेडली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो है वहाँ पे ये एक तरीके का शेल्टर, एक तरीके का केयर सेंटर इन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, और अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अप्रूव्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दैट कैन प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्रीन एनर्जी सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है उसने 4 फरवरी 2021 को ये अप्रूव किया है प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल आइलैंड रहेगा, नॉर्थ सी में इसको बनाया जाएगा, विच विल प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्रीन एनर्जी इनफ टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड्स इन यूरोप। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरे कंस्ट्रक्शन का अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो 210 बिलियन डैनिश क्रोन, मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। ये जो देखिए ये जो आइलैंड है वो बेसिकली 1990s में जो डेनमार्क का एक एम था कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको 70% तक कम कर देना है बाय 2030। उसी के तहत इस ग्रीन आइलैंड को बनाया जा रहा है। अगर देखेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क। अगर गवर्नमेंट का स्टेक इसमें देखेंगे तो 51% का है, वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स का देखेंगे तो 49% का है। और ये जो आइलैंड है वो 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ डेनमार्क में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इनिशियल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द सराउंडिंग विंड टर्बाइंस विल बी 3 गीगावाट। द आइलैंड इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑपरेशन बाय 2033। अगर आप यहाँ पे देखेंगे द पोटेंशियल ऑफ द ऑफशोर विंड इन द नॉर्थ सी इज 180 गीगावाट विच इक्वल्स ऑल द कोस्ट फायर पावर प्लांट्स ऑफ यूरोप। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आप बेसिक बेनिफिट इसका देखेंगे डेनमार्क में इसका क्या होगा, पहला तो इस ग्रीन एनर्जी आइलैंड के आने से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि दिस ग्रीन एनर्जी आइलैंड विल हेल्प द ग्रीन ट्रांजिशन एंड रिड्यूसिंग एंड द रिडक्शन ऑफ डैनिश CO2 एमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेनिफिट होंगे डेनमार्क को इससे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ $43 बिलियन डील टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो साउथ कोरिया ने भी रिसेंटली ये डील साइन किया था। अगर मैं आपको इस डील के बारे में बताऊं तो देखिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक अटेन कर लिया जाए, अचीव कर लिया जाए। उसी के तहत ये जो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है वो वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। द एग्रीमेंट इन्वॉल्व 33 different entities, among them regional government, the electricity generator KEPCO and the major private firm including the Doshan heavy industries and constructions and SKS। इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। अगर इस विंड फार्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँ, द प्लांट इज
planned at the southwestern coastal town of Sinanan. Maximum production capacity देखेंगे तो 8.2 गीगावाट का है, which is equivalent to the generation capacity of 7 nuclear power generator. This will boost the wind power capacity up to 16.5 gigawatt by 2030. This will reduce South Korea's excessive reliance on imported coal and nuclear power plant for power generation. बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 दैट predicted India will surpass European Union to become the world's third largest energy consumer by 2030. तो ये जो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 है वो रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है. इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि 2030 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा. अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो इंडिया एनर्जी डिमांड ग्रोथ share will be maximum at 25% in the next 2 decades. As per the India's current national policy scenario, अगर यहाँ का GDP देखेंगे तो expand to an estimate of 8.6 trillion by 2040. Thereby, the energy consumption is expected to nearly double. वहीं अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में तो इंडिया जो है वो स्पेंड करेगा एडिशनल $1.4 trillion by India to adopt clean energy technology over the next 20 years. कुछ की फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का जो ऑयल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. अगर आप 2019 में देखेंगे तो यहाँ पे 5 मिलियन BPD जो है मतलब बैरल पर डे का ऑयल डिमांड होता था, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक 8.7 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा. वहीं अगर आप रिफाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा. अगर आप 2030 तक देखेंगे रिफाइनिंग कैपेसिटी जो 6.4 मिलियन बैरल पर डे का रहता है, वहीं आप 2040 तक देखेंगे तो वो 7.7 तक बढ़ सकता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. चलिए अगर मैं आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बताऊँ तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. इट कंप्राइजेस 30 मेंबर कंट्रीज एंड 8 एसोसिएशन कंट्रीज. एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर फाती बेरोल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. जब भी आप किसी भी ऐसे एजेंसीज वगैरह के बारे में पढ़े ना तो कुछ बेसिक चीज़ें जान ले, क्योंकि अभी RRB का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, बैंक्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जो होता है ना उन लोगों का फेवरेट होता है, तो आप ज़रूर देख लीजिए. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी. तो ये जो मिसाइल है वो पाकिस्तान ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था. अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ गजनवी के बारे में तो इसका रेंज अगर आप देखेंगे तो 290 किलोमीटर्स का है एंड कैरी बोथ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स, दोनों को ये कैरी कर सकता है. इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ इट्स एनुअल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. ये एक तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइल है डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कमीशन. इसको डे एंड नाइट दोनों मोड में इसको लॉन्च करके देखा गया है. अगर आप इस मिसाइल को देखेंगे, हालांकि ये मिसाइल जो है 2012 से ही पाकिस्तान आर्मी का पार्ट रहा था और इसका नाम जो है वो 11th सेंचुरी में जो मुस्लिम जो टर्किश कॉन्क्वेयर थे मोहम्मद गजनबी उनके नाम पे रखा गया था. अगर आज के टाइम पे आप पाकिस्तान आर्मी में देखेंगे तो 2 और मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं जिनका नाम है गौरी एंड सहसीन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. तो मारियो दारागी जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री रिलीज्ड इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स फ्रॉम होप. इट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन. देखिए ये होप मिशन जो है वो अरब का पहला मिशन था, UAE के द्वारा लॉन्च किया गया था. और अरब जो UAE है वो तीसरी ऐसी कंट्री बनी है जिसने मतलब जिसका जो कोई भी स्पेस क्राफ्ट जो है जिसका कोई भी ये जो मिशन है वो मार्स पे गया है. इससे पहले चाइना और US यही 2 ऐसे कंट्रीज थे जिसने इस तरीके का कोई मिशन लॉन्च किया था. ये जो होप मिशन
मिशन है वो 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और रिसेंटली 9 फरवरी को मार्स के जो सरफेस है उस पर इसने लैंडिंग की थी और 14 फरवरी को इसने वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजी है। अगर मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊँ तो ये पिक्चर कैप्चर किया था द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। इस चीज़ को वहाँ पे कैप्चर किया गया था। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट का ये पिक्चर था। अगर आपको मैं इस होप के बारे में बताऊं, इसके बारे में, द मिशन इज डिजाइन टू रिवील द सीक्रेट ऑफ मैरिटन्स वेदर बट द यूएई ऑल्सो वांट इट टू सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर द रीजनल सी यूथ। पहली पिक्चर वहाँ से भेजी गई है और कहा जा रहा है कि सितंबर में इसकी दूसरी पिक्चर्स वगैरह भी भेजी जाएंगी। अगर मैं बताऊं तो ये होप मिशन जो था वो 15th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशंस 7 एमिरेट्स, इसके अवसर पे इसको वहाँ से लॉन्च किया गया था। होप विल ऑर्बिट द रेड प्लैनेट फॉर एटलीस्ट 1 मेरिटन ईयर, मतलब 687 डेज, मतलब 2 साल तक के लिए उस सरफेस पे ये रहेगा, यूजिंग 3 साइंटिफिक instruments to monitor the maritime atmosphere. It is expected to begin transmission more information back to Earth in September with the data available for scientists around the world to study. चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अमेरिकन इंडियन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ नासाज परसीवेरेंस रोवर टू मार्स। पहले मैं आपको इस परसीवेरेंस रोवर्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये यूएसए नासा का परसीवेरेंस रोवर है। अभी रिसेंटली 292.5 मिलियंस माइल की जर्नी कंप्लीट करके 18 फरवरी को ये मार्स के सरफेस पे लैंड हुआ था, सेफली लैंड हुआ था। ये मार्स का मिशन था। लास्ट ईयर्स ये जुलाई के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। मोर देन 6 मंथ्स में इसने अपनी जर्नी कंप्लीट करके वहाँ पे इसने रिसेंटली लैंड किया है। और इससे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि इसका जो गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन है, इसको इंडिया एंड अमेरिकन स्वाति मोहन जो है वो इसको लीड कर रही हैं, इसकी हेड है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द की फोकस ऑफ थर्ड मीटिंग ऑफ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन February 2021। तो यहाँ पे की फोकस था आपको म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा तख्ता पलट हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे की फोकस था। अगर मैं बताऊँ तो अभी ये रिसेंटली देखिए, पहले मैं आपको क्वाड के बारे में बता देती हूँ। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रॉम वॉशिंगटन DC। 19 फरवरी 2021 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और कहा जा रहा था कि ये जो क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये जो बाइडेन की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है। चलिए यहाँ पे की फोकस था आपको म्यांमार ही। यहाँ पे ये भी कहा गया था कि यहाँ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था कि कैसे यहाँ का तख्ता पलट होता है, कि पॉलिटिक्स का कैसे तख्ता पलट हुआ था, वहाँ की आर्मी ने कैसे रातों रात यहाँ पे कब्जा कर लिया था, यहाँ की पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हटा करके यहाँ पे कब्जा कर लिया था। अगर बताऊँ तो इंडिया के साइड से यहाँ पे जयशंकर जो हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें मेजर डिस्कशन अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड एड्रेस दिस ग्लोबल चैलेंजेस को यहाँ पे मेजरली डिस्कस किया गया था। दूसरा अगर आप मेजर डिस्कशन देखेंगे तो म्यूचुअल सपोर्ट फॉर आसियान्स को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था। अगर देखेंगे तो इंडिया जो अभी 74 कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए यहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था। अगर चौथा पॉइंट आप डिस्कशन देखेंगे तो वो था आपको, दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट इन एनहेंसिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल वैक्सीन्स, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। साथ ही साथ म्यांमार का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था उसको हटा करके वहाँ के आर्मी ने कैसे रातों रात यहाँ पे कब्जा किया था, ये यहाँ पे मेजर डिस्कशन का पॉइंट रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2021 ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मीटिंग। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग थी वो इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मोहम्मद बजूम वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये नाइजीरिया के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टनर्ड विथ इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइंटली डेवलप्ड एरो फॉर एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। तो रिसेंटली इजराइल और यूएसए ने मिलकर के ये जो ब्लास्टिक मिसाइल है एरो 4 उसको डेवलप किया था। ये अभी रिसेंटली February 2021 में, लेट February 2021 में इस चीज़ के लिए एक मेजर डिस्कशंस भी हुआ था। अगर आप एरो 4 बताओ तो ये एंटी ब्लास्टिक
ब्लास्टिक मिसाइल है विच विल द पार्ट ऑफ इजराइल मल्टी लेयर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सील्ड। अगर इसके बारे में एरो 4 के बारे में बताओ तो ये एक तरीके का एडवांस वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग एरो 2 एंड एरो 3 इंटरक्रेप्टर्स है। इसको रिसेंटली डेवलप किया जाएगा। इजराइल वन ऑफ द 4 कंट्रीज हो जाएगा टू हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एन एंटी ब्लास्टिक मिसाइल आफ्टर यूएसए, रशिया एंड इंडिया। इसके बाद ये चौथी ऐसी कंट्री बनेगी जो इसको बनाएगी। बोइंग एन अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी एंड एलिबिट सिस्टम, इजराइल विल बी द पार्ट ऑफ एरो डिफेंस प्रोजेक्ट। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज विल बी द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये भी रिसेंटली इसको डेवलप किया जाएगा। इंडिया, इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर के इसको डेवलप करेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम पुडुचेरी लेफ्टिनेंट जनरल एलजी की पोस्ट पे रिसेंटली इनको रिमूव किया गया है। और डॉक्टर तामिसिली सौंदरराजन जो है गवर्नर ऑफ तेलंगाना, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एलजी ऑफ पुडुचेरी। तो देखिए किरण बेदी जी जो है उनको हटाया गया है और तामिसिली सौंदरराजन जी जो है उनको यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया था। आपको किरण बेदी जी के बारे में बता ही है कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर टेनिस प्लेयर भी हैं और ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी हैं एंड फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस पुलिस एंड पुलिस एडवाइजर इन द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन। 2000 ये जो तामिली आपको सौंदरराजन जी हैं, इनको 2019 में इनको गवर्नर ऑफ तेलंगाना बनाया गया था और अभी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है पुडुचेरी का भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटमेंट एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उषा राव मुनारी जी जो है इनको यहाँ पे ये एक सीनियर एडवाइजर थी ब्लैक स्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की, अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊँ तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है विथ ऑलमोस्ट 3 decades of investment experience particularly in the infrastructure sector। इससे पहले वो सीईओ रह चुकी हैं ग्लोबल वाटर डेवलपमेंट पार्टनर्स जो है एक ब्लैकस्टोन पोर्टफोलियो कंपनी है, उसकी ये सीईओ भी रह चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोगोंजी ओकोंजो इवाला हु वाज अपॉइंटेड एज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इज फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए ये नाइजीरिया की है। पहली बार इसकी हिस्ट्री में हुआ है कि किसी महिला को या फिर किसी अफ्रीकन को WTO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली 1 मार्च 2021 को इन्होंने अपने ऑफिस का चार्ज लिया है और 31 अगस्त 2025 तक ये इसके चार्ज में रहेंगी। पहली महिला के साथ साथ ये पहली अफ्रीकन भी है जिनको डायरेक्टर जनरल के रूप में चूज किया गया है। अगर मैं आपको नोकोंजी ओकोंजो के बारे में बताऊं तो ये फॉर्मर नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है एंड वर्ल्ड बैंक वेटरन भी है। अगर WTO के बारे में बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और अगर बताऊं तो इट डील विथ द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज। इसके मेंबर कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो 164 मेंबर कंट्रीज हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो श्रीधर वेम्पू जी जो हैं इनको अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में इनको इंक्लूड किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस मेनेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डैश पास्ट अवे इन फरवरी 2021। तो अर्जेंटीना के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर अली अर्जुना अवार्ड विनिंग इंडियन लीजेंड पास्ट अवे इन फरवरी 2021, इन विच स्पोर्ट डिड ही रिप्रेजेंट इंडिया। तो ये टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे अख्तर अली जी। ये इंडियन टेनिस के बहुत नामी गामी खिलाड़ियों में से थे और ये डेविस कप के कोच भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली कोलकाता में इनका फरवरी में देहांत हुआ था। अगर मैं आपको इनके कैरियर के बारे में बताऊं तो इनका कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त था। इन्होंने 8 डेविस कप खेले थे, टाइज बिटवीन 1958
1968 to 1963। ये इंडियन टीम में बोथ एज ए कोच एंड एज ए कैप्टन दोनों इन्होंने काम किया हुआ है। साथ ही साथ ये बहुत जब ये 16 साल की उम्र में थे तब इन्होंने जूनियर नेशनल टाइटल भी अपने नाम कर लिया था। ये बहुत सारे टेनिस के सेलेब्स जो हैं आज के टाइम पे उनके साथ इन्होंने खेला हुआ है और 2000 में इनको अर्जुना अवार्ड जो था इन लॉन टेनिस फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेनिस के लिए इनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ऑनर। तो रॉबर्ट इरविन जो थे उनको इससे रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से इनको नवाजा गया था। अगर मैं आपको इनकी फोटोग्राफ्स जो इन्होंने क्लिक की थी उसके बारे में बताऊं तो डिवेस्टेटिंग ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो था इसको इन्होंने क्लिक किया था, इसी के लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से नवाजा भी गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वीएलसीसी फेमिना मिस इंडियन वर्ल्ड 2020। तो मानसा वाराणसी जो है ये एक इंजीनियर है फ्रॉम तेलंगाना। अभी रिसेंटली इनको वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के क्राउन से इनको नवाजा गया था। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं इनके बारे में बताऊं तो ये बाय प्रोफेशनल एक इंजीनियर है, 23 ईयर ओल्ड थी। ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिटिक्स के रूप में भी काम कर चुकी हैं और ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है और इस साल की मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 बनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021। तो ये अवार्ड जो है इस साल इंडियन विकेट कीपर एंड बैट्समैन है ऋषभ पंत, उसको इस बार दिया गया था। वहीं अगर आप वुमेन्स कैटेगरी में देखेंगे फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021 तो ये सबनीन इस्माइल साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इनको दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2020 हैज़ बिन वोन बाय। ये अवार्ड जो है वो रितिका चोपड़ा को दिया गया था। ये एक इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट है। अगर मैं आपको आईपीआई इंडिया अवार्ड के बारे में बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड द एनुअल अवार्ड इन 2003 टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द बेस्ट वर्क डन बाय एन इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिज्म वर्किंग इन प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट मीडियम इन फर्दरेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सेफगार्डिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अदर फ्रीडम सच एज ह्यूमन राइट्स। इस बार का यह अवार्ड रितिका चोपड़ा को दिया गया। ये एक इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट है। इनको दिया गया था क्योंकि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो वर्क था उसको इन्होंने रिपोर्ट किया था और ये 5th आईपीआई अवार्ड है फॉर द इंडियन एक्सप्रेस और इट्स जर्नलिस्ट सिंस इट वाज लॉन्च्ड इन 2003। रितिका चोपड़ा को 2 लाख रुपीस का कैश प्राइज भी दिया गया था, एक ट्रॉफी दिया गया था और एक सिटेशन दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 टू 4 वुमेन फेलोज फॉर देयर एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अवार्ड जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उसके द्वारा इन वुमेन्स को दिया गया था। अगर मैं इन 4 वुमेन्स के नाम अगर आपको बताऊं तो इनका नाम है शोभना कपूर, अंतारा बनर्जी, सोनू गांधी एंड रितु गुप्ता। ये अवार्ड जो है अभी रिसेंटली 13 फरवरी 2021 को न्यू दिल्ली में दिया गया था। जितने भी ये 4 अवार्डीज हैं इनको 15 लाख रुपीज़ का प्राइज अमाउंट दिया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टू परस्यू देयर रिसर्च आइडियाज़। अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं, जैसे ये 4 वुमेन साइंटिस्ट में पहला नाम शोभना कपूर का है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में। अंतारा बनर्जी अगर आप देखेंगे तो ये साइंटिस्ट भी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई में। सोनू गांधी साइंटिस्ट डी हैं फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में। वहीं आप रितु गुप्ता की बात करेंगे तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी जोधपुर में। ये अवार्ड जो है वो एससीआरबी के द्वारा दिया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो बेसिकली उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों को एक तरीके का बोले फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि फ्रंटायर एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च करते हैं। ये अवार्ड हर एक साल 2013 के बाद से दिया जा रहा है। ये एक वन टाइम अवार्ड है टू गिवन टू वुमेन साइंटिस्ट बिलो 40 years of age who have received recognition from any one or more of the national academy such as young scientist medal या फिर young associationship etc। इनके द्वारा अगर इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है उन्हीं वुमेन्स को ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 22 एक्सीलेंस अवार्ड जो है उससे नवाजा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसेंटली गॉट एस्टेब्लिश्ड बाय MOE FCE। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट
एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि चेन्नई तमिलनाडु में इंडिया का पहला वेटलैंड जो है इसको वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता है कि 2 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी मौके पे इसको लॉन्च भी किया गया था। देखिए ये जो सेंटर है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर is being set up as a part of National Center for Sustainable Coastal Management Institute, a research institute under Ministry of Environment and Climate Change. ये एड्रेस करेगा बेसिक रिसर्च नीड एंड नॉलेज गैप एंड विल असिस्ट द गवर्नमेंट इन टेकिंग ए स्टेप फॉर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज वेटलैंड। आपको पता है कि लास्ट ईयर जो था वो रामसार साइट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। रामसार साइट्स जो है वो एक तरीके का टैग होता है जो वेटलैंड्स को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वेटलैंड्स को दिया जाता है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो 42 साइट्स जो है इंडिया में जिनको रामसार साइट्स का टैग दिया जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इन वेटलैंड्स को किस तरीके से कंजर्व किया जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the first and only Indian city to be named as 2020 Tree City of the World। देखिए मैं पहले आपको इस ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बता देती हूँ। ये एक वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम है विच वॉज इनोग्रेटेड इन 2019 बाई FAO ऑफ UN एंड अर्बर डे फाउंडेशन। FAO तो आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का जो उसका एक पार्ट है, और एक अर्बर फाउंडेशन है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आप इसका बेसिक एम देखेंगे तो इसका बेसिक एम है टू कॉल सिटीज टू इन्वेस्ट इन फॉरेस्ट बेस्ड सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। चलिए इस साल इंडिया का जो पहला इंडियन सिटी जिसको 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में रखा गया है वो है हैदराबाद। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए हैदराबाद को रखने के पीछे रीजंस है, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। हैदराबाद बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। With this recognition, Hyderabad became a part of network of cities which recognize the vital role of tree towards building health, resilient and happy cities। अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद के साथ साथ 51 और सिटीज़ हैं जिनको 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जिसमें अगर आप सबसे ज़्यादा सिटीज़ देखेंगे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के हैं, और ये इंडिया का पहला सिटीज़ बना है। देखिए ये 3rd ईयर का प्रोग्राम है, 2019 में स्टार्ट हुआ था, फिर 2020 में हुआ, फिर 2021 में भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये 3rd प्रोग्राम है, 3rd ईयर का ये प्रोग्राम है, और पहली बार इंडिया का जो सिटी है हैदराबाद इसको इसमें इंक्लूड किया गया था। इसके पीछे अगर आप रीजंस देखेंगे, देखिए इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन देने के पीछे ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे इन सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर आप बेसिक देखेंगे तो यहाँ पे सिटी शुड हैव एस्टैब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ ट्री बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ ट्रीज विद इन द म्यूनसिपैलिटीज बाउंड्रीज। साथ ही साथ यहाँ पे लॉ एंड ऑफिशियल पॉलिसीज बनाई जाती है किस तरीके से इन फॉरेस्ट और ट्रीज को प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए। साथ ही यहाँ पे जो एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ ट्रीज भी यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना पड़ता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड बजट भी दिया जाता है ट्री मैनेजमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है FAO के द्वारा, और पहला सिटी बना है हैदराबाद जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अर्बर डे फाउंडेशन जो है उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टुवर्ड प्लांटिंग ट्री। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको USA में है। इट इज़ फाउंडेड इन 1972। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3rd कालवारी क्लास सबमरीन बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास डिलीवर्ड बाय मेजोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी एट मुंबई महाराष्ट्र। देखिए अभी रिसेंटली 15 फरवरी 2021 को मेजोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने जो कालवारी क्लास सबमरीन्स थे 6 इंडिया के साथ साइन किया था, लेकिन उसमें से 3 अभी तक डिलीवर्स हो चुके हैं। तो ये 3rd था जिसको अभी रिसेंटली डिलीवर किया गया है, INS करंज। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो INS कालवारी जिसको 2017 में इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया था, उसके बाद INS खानदेरी 2019 में इसको इंक्लूड किया गया था इंडियन नेवी में। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अगर मैं आपको बताऊं तो INS करंज जो है, हालांकि इसका सी ट्रायल जो है 2018 में ही स्टार्ट हो गया था, और अभी इसकी पूरी फिनिशिंग होने के बाद मुंबई की जो इंडियन नेवी है
वहाँ पे इसको इंडियन नेवी को दे दिया गया है। अब 3 और बचे हुए हैं आउट ऑफ 6, तो उनके नाम है INS वेला, वागीर एंड INS वसीर। ये 3 और ऐसे सबमरीन्स हैं जिनको इंडियन नेवी को देना है। चलिए, अगर मैं आपको इस सबमरीन्स के बारे में बताऊं तो इसको डिज़ाइन किया गया था फ्रेंच कंपनी जो है, नेवल कंपनी, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है MLD, मेजोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो दिल्ली मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको रिसेंटली बनाया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक द अनफिनिश्ड ए मेमोयर। ये प्रियंका चोपड़ा की बुक है, उन्होंने भी रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया था। और एक और चीज़ बताऊं कि इस बुक के पब्लिश होते ही इसने एक रिकॉर्ड बना दिया था। इस बुक में प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने से उनकी जो जर्नी थी उसको इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था। बहुत मेजर चीज़ें, अगर मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें अगर आपको बता दूँ तो इन्होंने इसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था कि कैसे वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर के हॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने कंप्लीट किया, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े वो भी उन्होंने डिस्कस किया था। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईलाइट में भी चल रहा था कि इनको प्लास्टिक चोपड़ा के नाम से प्रियंका चोपड़ा को जाना जाता था। जब एक बार उन्होंने अपनी नोज़ की सर्जरी कराई थी और कुछ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे, उसके बाद इनको इंडियन मीडिया में और जितने इंटरनेट्स वगैरह है उस पर इनको प्लास्टिक चोपड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इस इंसिडेंट को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। मिस वर्ल्ड बनने के बाद इनको क्या क्या चैलेंजेस हुए थे, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, इन चीज़ों को इस बुक में प्रियंका चोपड़ा ने डिस्कस किया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक #MeToo। तो करण पुरी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक ब्यूटीफुल थिंग्स। हंटर बिडेन, जॉय बिडेन के सन हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक कॉल्ड नेक्टर ऑफ लाइफ। ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसके तहत वो न्यू बॉर्न्स बेबी जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट की गई है। आपको पता है कि ब्रेस्ट फीड जो होता है किसी भी बच्चे के लिए 6 मंथ अप टू 6 मंथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। स्टार्टिंग में निकूज में जितने भी बच्चे रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसको वहाँ पे कंजर्व करके रखा जाएगा, वहाँ पे इसको स्टोर किया जाएगा, अप टू 6 मंथ्स के लिए इसको स्टोर किया जाएगा। और जो बच्चे निकूज वगैरह में एडमिट होते हैं, जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स में हॉस्पिटल्स के एडमिट होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बाद में जाकर के जिनको और भी ज़रूरत है उनको चार्ज के साथ भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली डिक्लेयर्ड। तो विजयनगर जो है उसको 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2021 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक्सेप्टेड द रिजाइनेशन ऑफ वी नारायण स्वामी, CM ऑफ पुडुचेरी, एंड इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन द UT अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। देखिए, आपको पता होगा कि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाद में जाकर के बहुत सारे MLAs वगैरह ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था। और मिड फरवरी में आते आते वहाँ के जो CM थे वी नारायण स्वामी जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जब भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रिजाइन करते ही जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी रिजाइनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत इम्पोज किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है या फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स किसी भी साल का, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 51 है। वहीं अगर आप टॉप में देखेंगे तो नॉर्वे है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इज द रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन ऑफ इकोनॉमिस्ट ग्रुप विच प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे 65 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 2 UTs को इसमें रैंकिंग दी गई थी। यहाँ पे 60 इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पे ये जो कंट्रीज हैं उनको रैंकिंग दी गई थी। अगर आप टॉप 5 देखेंगे तो इसमें नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है, सेकंड है आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। ये कुछ कंट्रीज हैं जो टॉप 5 में रही थी। इंडिया का रैंक 53 है। लास्ट जो रैंकिंग रिलीज हुई थी उसमें इंडिया का रैंक 51 था। 2019 में जो इंडिया का रैंक था वो 51 था।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीजल ट्रैक्टर कन्वर्टेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ट्रैक्टर दैट वाज को डेवलप्ड बाय रावत टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड टोमेसिस्टो एचआईएल इंडिया। तो इसको जो है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आगे की अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली यूएसए रीजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट दैट वाज एम्ड एट reducing pollution by 2030. Which country is the top polluter as of 2021? देखिए आपको पता है कि लास्ट ईयर नवंबर के टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट से लेफ्ट कर दिया था। लेकिन जब जॉय बिडेन जब इलेक्शन के लिए आए थे तो उन्होंने बोला था कि जब वो अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो पहला काम यही करेंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसको ज्वाइन करेंगे। और अभी रिसेंटली 19 फरवरी को ऑफिशियली उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अगर मैं आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताऊँ तो बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है। It was adopted by 196 parties at COP21 in Paris on 12th December 2015 and entered into force on 4th November 2016. इसका बेसिक अगर आप गोल देखेंगे तो वो है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना टू वेल बिलो टू प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये इसका बेसिक टारगेट है। अगर आप देखेंगे तो इसके 2030 तक के लिए बहुत सारे टारगेट्स हैं। इसे यूएसए ने लास्ट ईयर इससे लेफ्ट हुआ था लेकिन अभी इसने ज्वाइन कर लिया है। और इस साल अगर आप देखेंगे टॉप पोल्यूटर कंट्री कोई है तो वो है चाइना। एज ऑफ 2021 चाइना जो है वो टॉप पोल्यूटर कंट्री है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, द 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखिए ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की द्वारा रिसेंटली इसको अप्रूवल मिला है। ये तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है। अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो ये 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। ये बहुत बड़ा है। अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर मैं आपको इसका एरिया बताऊँ तो ये 1 लाख हेक्टेयर्स में फैला हुआ है एंड इनक्लोजेज लैंड विच फॉल under the Meghamalai Wildlife Sanctuary and Srivilliputtur Resort Cruel Wildlife Sanctuary. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली ऑन। ये प्लान जो है वो रिसेंटली 28 जनवरी 2021 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। अगर आपको मैं इस प्लान के बारे में कुछ बताऊं, कंसिडरिंग द नीड टू हैव ए कंजर्वेशन पैराडिग्म फॉर मैरीन मेगाफोना एंड मैरीन टर्टल्स, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिलीज्ड मैरीन megafauna training guidelines and national marine टर्टल एक्शन प्लान इन न्यू दिल्ली ऑन 28 जनवरी 2020। कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए बोथ फ्लोरल एंड फोना डाइवर्सिटी जो है इंक्लूडिंग द मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड वी नीड टू कंजर्व इट विथ बेस्ट पॉसिबल एक्शंस एंड इंटरवेंशंस। इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार किए जाएंगे बाद में जा करके। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट्स एक्शन टू बी टेकन फॉर हैंडलिंग स्ट्रैंडर्ड एनिमल्स ऑन शोर, स्ट्रैंडल्स एंड इंटेंगल animal in the sea and on board management actions for approved coordination reducing threat to marine species। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे प्लान्स वगैरह तैयार किए जाएंगे। इंडिया हैज़ रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी along a vast coastline of over 7,500 किलोमीटर्स। इंडिया में अगर आप मैरीन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कलरफुल फिश है, शार्क है, वेल शार्क है, टर्टल है, बिग मैमल्स है। इन सब को कंजर्व करने के लिए, इन सब को बचाने के लिए ये एक्शन प्लान तैयार किया गया था। मिलियंस ऑफ पीपल depend on these resources ranging from marine trade and transport, food, mineral resources, cultural tradition, spiritual values and inspiration that draw tourists फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको इस जो नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान था इसमें तैयार किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म वाज इन न्यूज़, वेयर डिड इट हैपन। ये जो मास माइग्रेशन था ये मेघालय में भी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट ऑफ अ 2 ways mass migration to the मेविलिंगोट रीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये जो है रिसेंटली आपको मेघालय की वजह, मेघालय में ये मास माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लू अर्थवॉर्म्स का, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये बाइनियल है, साल में 2 बार होता है। ये जो ट्रांजिशन होता है ये साल में 2 बार होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एक तो आपको तब होता है जब ये 80 to 85 डिग्री फॉल इन द स्प्रिंग अपवर्ड एंड डाउन हिल्स इन द ऑटम। इन 2 टाइम पे यहाँ पे ये जो मास माइग्रेशन है वो होता है। ये जो रिसर्च यहाँ पे पब्लिश किया गया था वो
2011 से 2015 के बीच में ये रिसर्च किया गया था। उनकी बेसिस पे यहाँ पे ये रिजल्ट जो है, ये ब्लू अर्थवर्म का जो माइग्रेशन है, इसको रिलीज किया गया था। चलिए, अगर मैं आपको ब्लू अर्थवर्म के बारे में बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इनहेंसिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इट हेल्प्ड फार्मर्स टू शिफ्ट टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक राजू हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021। हु इज़ ही? देखिए, इस साल का पद्मा अवार्ड्स जो है उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ जो ये कनक राजू जी हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ही इज़ अ डांसर फेमस फॉर गोंडी डांस। इनको इस साल पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2021 हेल्ड? ये जो आदि महोत्सव है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी रिसेंटली 1 से 15 फरवरी के बीच में दिल्ली हाट जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये जो ट्राइबल फेस्टिवल है, इसका बेसिक एम है टू फेमिलराइज द पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट, द कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री इन वन प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स हैं इंडिया में, आपको पता है, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो यहाँ पे आई थी। वो अपने कल्चर, अपने डांस, अपनी फूडिंग हैबिट्स, अपने क्लॉथिंग, एवरीथिंग को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। 15 डेज का ये फेस्टिवल होता है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट के लोग आते हैं, आकर के उनके कल्चर को देखते हैं। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर वगैरह है, जैसे आपको जितने भी ऐसे ट्राइबल स्टेट्स वगैरह हैं जिनका कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो एक बहुत, उनके कल्चर्स को जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए। तो ये आदि महोत्सव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्राइफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक जॉइंट इनिशिएटिव है। 2017 से हर एक साल इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर मैं आपको ट्राइफेड का यहाँ पे फुल फॉर्म बताऊँ तो वो है ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। ये इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16 फरवरी 2021 एट। ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इट इज़ अ फ्लैगशिप फेस्टिवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड सिंस 2015 विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स। और इस साल वेस्ट बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनसुगु रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए। ये एक हैंडमेड पेपर है मेड इन द हिली रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट इट्स लार्जेस्ट वॉर गेम इवेंट थ्रेटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसको ट्रोपेक्स भी कहा जाता है। तो ये रिसेंटली इंडियन नेवी ने जो है इस तरीके का एक एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली conducted the trial of Helena and Dhruvast missile. Which type of missile does Helena and Dhruvast belong to? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अभी रिसेंटली इसका ट्रायल किया गया था DRDO के द्वारा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ईयर फॉर नेशनल कोल्ड इंडेक्सेस। तो बेस ईयर जो है वो 2017 से 18 कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर RBI रिपोर्ट विच डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैज़ लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। तो रुपे कार्ड जो है उसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर हो गया है इंडिया में। अगर मैं आपको रुपे कार्ड के बारे में कुछ बताऊँ तो रुपे इज़ एन इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट सर्विस कनकेव्ड एंड लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 26 मार्च 2012। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट country that has made corporate social responsibility mandatory and a statutory obligations। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंपलसरी कर दिया है। अभी जनवरी में एक रूल आया था, नोटिफाइड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यू रूल आया था जिसमें इस चीज़ को अंडरलाइन करके कहा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ प्रिपेयर्ड ए। अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एक प्लान प्रिपेयर किया है जिसको नेशनल रेल प्लान 2030 कहा गया है। इसमें बहुत सारे टारगेट सेट किए गए जो मैं आपके साथ आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज इंडियाज एनर्जी आउटलुक 2021। पहले मैं आपको इस इंडिया एनर्जी आउटलुक के बारे में बता देती हूँ। इसके मुताबिक इंडिया विल सरपास यूरोपियन यूनियन एज वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट
energy consumer by 2030. In this regard, India's energy demand growth will be maximum at 25% in the next 2 decades. इसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट की गई थी, जैसे इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट, इंडिया होल्ड वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, इंडियन कोल डिमांड इज एस्टिमेटेड टू राइज by over nearly a third by 2040 with a share of import sink to below 30%. कुछ की फीचर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए थे, जैसे इसमें कहा गया था कि इंडिया जो है वो अभी के टाइम पे 2030 तक जो है वो थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030 तक बन जाएगा। इसमें इन चीज़ों को भी कहा गया था कि आज के टाइम पे जो इंडिया का जो करंट नेशनल पॉलिसी सिनेरियो है, इसके हिसाब से इट्स जीडीपी एक्सपेंड टू एन एस्टिमेटेड $8.6 ट्रिलियन बाय 2040, देयर बाय द एनर्जी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू बी नियरली डबल्ड। वहीं अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 20 ईयर्स का अगर प्लान देखेंगे तो कहा गया था कि इंडिया जो है वो $1.4 ट्रिलियन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसमें ये चीज़ भी कहा गया था कि 2019 तक इंडिया जो है वो 5 मिलियन BPT मतलब बैरल पर डे जो है वो यूज़ करता था, लेकिन इसका डिमांड जो है 2040 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं यहाँ पे ये चीज़ भी कहा गया था कि इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी। 2030 तक इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी रहेगी वो 6.5 मिलियन बैरल पर डे रहेगा। वहीं अगर आप 2040 तक देखेंगे तो $7.7 मिलियन हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको इसमें हाईलाइट किया गया था। चलिए अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें और बता देती हूँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बता देती हूँ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएट कंट्रीज हैं। एट प्रेजेंट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज डॉक्टर फतेह बिरोल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज इज मार्चिंग अहेड ऑन इट्स बिगर प्लान लाइक 2023 तक इसका प्लान अचीव टारगेट्स है इंडियन रेलवे का कि वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर ले। 2030 तक इसका ये टारगेट है कि एट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क बाय 2030, ये इसके टारगेट्स हैं कुछ इंडियन रेलवे के। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था नेशनल जो इंडिया का जो नेशनल रेल प्लान है 2030, उसमें कुछ ऐसे बेसिक टारगेट सेट किए गए हैं इंडियन रेलवे के द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल Broadband India Traffic Index 2021. Data traffic in India increased by 36% in 2020 due to 4G consumption, while 3G data traffic witnessed its highest decline of 56%. वहीं अगर आप एवरेज डाटा यूजेस पर मंथ देखेंगे, रजिस्टर्ड ए CAGR ऑफ 76% फ्रॉम 2015 to 2020, रीचिंग 13.5 GB इन दिसंबर 2020। ये जो मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स आया था 2021 का, इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स थे। चलिए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अप्रैल के PD का, बजट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार का बजट देखेंगे तो उसमें मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था। वहीं PM किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था। जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था। PM ग्राम सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुजुकी वैली के बारे में, नोन एज the Valley of Flowers, valley located at the border of the state of Nagaland and Manipur। इसके बॉर्डर पे पाया जाता है ये। हालांकि ये वैली जो है वो फेमस है वाइल्ड रेंज ऑफ फ्लावर्स के लिए इन एवरी सीजन, बट द मोस्ट फेमस वन इज डुजू लिली, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। ये फेमस है एशियाटिक गोल्डन कैट के लिए भी और मार्बल कैट, इन दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये डुजुकू वैली फेमस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज निधि, ये स्कीम क्या है? मैं आपको पहले इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली इसमें डाटाबेस को कलेक्ट किया जाता है टू यूज टेक्नोलॉजी टू एम्पावर आवर बिजनेस। निधि इज नॉट जस्ट अ डाटाबेस, इट इंस्पायर टू बिकम ए गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा इंडिया इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन से ये रिलेटेड है। यहाँ पे साथी की स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंकिंग 85th है। 2006 में ये लॉन्च हुआ था, हेनले के जो चेयरमैन है उनके द्वारा ये हर एक साल रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें टॉप कंट्रीज देखेंगे, टॉप रैंकिंग देखेंगे तो जापान
जापान का है, सेकंड पे आपको सिंगापुर है, थर्ड पे आपको कोलाइड किया था साउथ कोरिया और जर्मनी, तीनों थर्ड पोजीशन पे हैं। वहीं अगर आप बॉटम में देखेंगे तो सीरिया है, इराक है एंड अफगानिस्तान, ये बॉटम की 3 कंट्रीज़ हैं। इंडिया का रैंक जो है वो लास्ट टाइम 82 था, अब इस बार इस इंडिया का रैंक जो है वो 85 हो गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट एडॉप्शन समिट 2021 वाज होस्टेड ऑनलाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ। ये जो समिट है वो नीदरलैंड के गवर्नमेंट की द्वारा ऑनलाइन रिसेंटली होस्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय। ये जो पॉलिसी है वो एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टारगेट फॉर ग्राउंड लेवल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 हैज बीन फिक्स्ड एट। ये 16.5 लाख करोड़ रुपीज पे फिक्स किया गया था। चलिए इसी के साथ अप्रैल की पीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब बहुत जल्दी ही मई का पीटी आ जाएगा, तब मैं आप लोगों के लिए मई की पीटी पे काम करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बायो पे काम करूँगी। आपको पता है कि बिहार में सीडीपीओ का फॉर्म आया हुआ है, अगर जिन्होंने नहीं भरा है वो ज़रूर भर लीजिए अगर टाइम बचा हुआ है तो। और बहुत सारे एग्जाम्स अपकमिंग होने वाले हैं। अब मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूँगी ताकि आपको जितने भी जीएस का पेपर होता है ना वो आपका मिस ना हो सके। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं ना तो आपको पता होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कितना ज़्यादा वेटेज होता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले बायो से स्टार्ट करूँगी, आपका साइंस का पोर्शन कवर करूँगी। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मेरे लिए मैं आप लोगों के लिए साइंस का पोर्शन कवर कराऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और वही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है ताकि आपको वो चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ सके। चलिए ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हाँ, कोविड बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है तो आप अपना और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, बार बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क को ज़रूर यूज़ करें और हाँ, भीड़ भाड़ से ज़रूर बच करके रखें। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।